अस्सलामुअलैकुम क्लास। जो आज का हमारा लेक्चर है वो ग्लाइकोलिसिस की ही कंटिन्यूशन है। उसमें हम जो है वो बात करेंगे कि किस तरह जो एंजाइम्स हैं रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को, या कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलिसिस को। रेगुलेट मतलब कि उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। अब कुछ स्टेप ऐसे थे जो इरिवर्सिबल थे और कुछ स्टेप ऐसे थे जो रिवर्सिबल थे। तो जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस थे वो जो हैं वो रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं ग्लाइकोलिसिस को मोस्टली। अच्छा, the first one is hexokinase and glucokinase. Both enzymes are involved in first reaction of glycolysis in which glucose convert into glucose 6 phosphate. ठीक है, by the help of hexokinase और glucokinase. देयर आर सर्टेन कंडीशंस के अब हेक्सोकाइनेज यूज होगा या ग्लूकोकाइनेज यूज होगा। ओके, बाय ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। First of all, hexokinase has 4 types in mammals. Hexokinase 1, 2, 3, 1, 2, and 3. These three forms of hexokinase, mostly phosphorylation is carried out by these three isozymes. They can phosphorylate several hexoses, including fructose, glucose, and galactose, in addition to glucose, obviously. Glucose 6-phosphate inhibit this enzyme. Present in large amount of this product show that there is no further synthesis of this enzyme is required. Hexokinase can activate at low concentration of glucose. On the other hand, glucokinase, or we can say hexokinase 4, activate in abundance of glucose, for example, after meal. Glucokinase is present only in hepatocyte and beta cells of endocrine pancreas. अब जो दो फॉर्म्स हैं हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज की 3 आगे फर्दर टाइप है, 1 और से लेके 3 तक, जो कि किसी भी हेक्सोस को कर सकती है ब्रेकडाउन। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोकाइनेज है वो स्पेसिफिक है फॉर ग्लूकोज। जब हम बहुत ज्यादा आफ्टर मील कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तब ग्लूकोकाइनेज एक्टिवेट होता है, अदरवाइज हेक्सोकाइनेज ही जो से ही काम चलाया जा सकता है। ठीक है, it is only specific for glucose. They are increased by glucose and insulin. This reaction is irreversible and this enzyme cannot convert glucose 6-phosphate to glucose back. Other enzyme is required to convert it back, that is glucose 6-phosphatase, जो कि आपने gluconeogenesis वाले लेक्चर में मैंने बताया था। Glucokinase is inhibited by fructose 6-phosphatase. The next enzyme is phosphofructokinase 1. This enzyme is inhibited by high level of ATP. That means if high energy already present in body, so there is no need of further glycolysis. Along with citrate present in TCA cycle also inhibit phosphofructokinase 1. Its concentration increase by increase अगर हमारी बॉडी में एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट है, जिसका मतलब है कि एनर्जी की डेफिशिएंसी है, तो फिर ये एंजाइम एक्टिवेट होगा कि और एनर्जी की जरूरत है और ग्लाइकोलिसिस कराओ। नेक्स्ट 2,6-बिसफॉस्फेट इज आल्सो पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। जो हमारे पास फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट है वो डायरेक्ट फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होता, पहले फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। उसके बाद जो है 2,6-बिसफॉस्फेट जो है वो 1,6-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो 2,6-बिसफॉस्फेट है वो जो है वो एक्टिवेटर है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का। It can also activate enzyme if ATP are available in sufficient amount. Fructose 2,6-bisphosphate produced first, and then fructose 1,6-bisphosphate is formed by fructose 2,6-bisphosphatase enzyme. If the person is in well-fed state, कि मतलब उसने अच्छे से खाना खाया है, तो जो ग्लूकागोन है उसके लेवल कम हो जाते हैं, इंसुलिन के लेवल बॉडी में इंक्रीज कर जाते हैं,
इंसुलिन जो है वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि सिंथेसिस का काम करती है। जब भी आप इंसुलिन की बात करेंगे तो वो एज ए एनाबॉलिक वर्क करेगी, मतलब चीजों की सिंथेसिस कराएगी। और ग्लूकागोन जो है वो कैटाबॉलिक हार्मोन है, वो ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। तो जब आप वेल फेड स्टेट में होते हैं तो इंसुलिन की क्वांटिटी ब्लड में इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी इंक्रीज कर जाता है और ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फास्टिंग जो ग्लूकागोन है वो इंक्रीज कर जाता है, इंसुलिन डिक्रीज कर जाती है और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट भी डिक्रीज कर जाता है, ग्लाइकोलिसिस भी डिक्रीज कर जाती है, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज कर जाती है। The last irreversible enzyme is pyruvate kinase is also inhibited by increased ATP and NADH, activated by insulin and fructose 1,6 bisphosphate. If there is a deficiency of pyruvate kinase, आरबीसी जो है वो हमारे उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और वो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर सकते। ऑल्दो वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन वो खुद यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो और आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, ऑक्सीजन भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड करते हैं। जब वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड करते हैं तो एटीपी जो है आरबीसी को चाहिए होते हैं कि वो अपनी बाइकनकेव शेप को मेंटेन कर सके ताकि वो इजीली कैपिलरी से स्क्वीज आउट हो सके। लेकिन अगर पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो जो ग्लाइकोलिसिस है वो स्टॉप हो जाएगी और एटीपी प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से आरबीसीज डी शेप हो जाएंगे और अल्टीमेटली जो मैक्रोफेजेस है स्प्लीन में वो उसको फैगोसाइटोसिस से उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनगल्फ कर लेंगे। This will lead to hemolytic anemia because there is premature death of RBCs. There is also some non-physiological inhibitor of glycolysis जो कि inhibit करते हैं। सबसे पहले आर्सिनेट। आर्सिनेट क्या करता है, ये compete करता है फोस्फेट के साथ in the formation of 1,3-bisphosphoglyceric acid। ठीक है। तो जो फॉस्फेट है वो जाके अटैच नहीं होता, फिर आर्सिनेट अटैच होता है और 1-आर्सिनो-3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है जो कि इंटरफेयर करता है फिर एटीपी की प्रोडक्शन में और कोई एटीपी नहीं बनता। नेक्स्ट इज आयोडो एसिटिक एसिड। जो आयोडो एसिटिक एसिड है वो थायोसल्फेट एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें थायोसल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है एसएच। तो आयोडो एसिटिक एसिड जो है वो उसको इनएक्टिवेट कर देता है तो भी हमारी ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है, ये इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है तो भी हमारी ग्लाइकोलिसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट कुछ सिग्निफिकेंस है इस पाथवे की, तो मैं आपको वो भी बताती चलूं। The significance of glycolytic pathway, the reaction of this pathway leading to formation of pyruvic acid from glucose can take place in presence as well as absence of oxygen। अगर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिसिस होगी, पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है। पायरुविक एसिड बनने के बाद भी अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर जो है बॉडी शिफ्ट करती है या तो लैक्टिक एसिड की तरफ या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल की तरफ। ठीक है। ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन जितना अभी तक हमने पढ़ा है पायरुविक एसिड तक, ये ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और एब्सेंस दोनों में हो सकता है। It represents the most ancient system of glucose oxidation in living organism and was responsible for maintaining life when the atmosphere was without oxygen. It is interesting to note that the glycolytic enzyme of vertebrate, including humans, are closely similar in amino acid sequence and three-dimensional structure of enzyme in yeast and spinach. Without this knowledge, advances in biochemistry, Charles Darwin in 1817 had the vision to write, "Man with all his noble qualities still bear in his body form the indelible stamp of his lowly origin." ठीक है। तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी तो भी जो है वो इंडिविजुअल सर्वाइव करते थे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। द नेक्स्ट इज several enzyme catalyzing reaction of this pathway may be congenitally absent। अगर तो एंजाइम एब्सेंट होंगे तो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया पायरुवेट काइनेज की एब्सेंस की, तो हेमोलिटिक एनीमिया कॉज हो रहा है, तो ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज
कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की लिंकेज। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है जो प्रोड्यूस होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, अगर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, और ये शिफ्ट कर जाएगा फैट की सिंथेसिस की तरफ, ठीक है। इस जैसे कि मैंने जब पढ़ाई थी आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस, उस लेक्चर में आपने देखा होगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा होता है और फिर वो जो है फैट के थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है फैट्स को यूटिलाइज करके। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट नहीं होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स फैट्स। ये एक लिंक है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट इज बिसफॉस्फोग्लिसरेट एसिड या बिसफॉस्फोग्लिसरेट्रोल। ये इंटरमीडिएट है पाथवे का 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कन्वर्ट होता है 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसे हम कहते हैं 2,3 बीपीजी, और इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है म्यूटेज एंजाइम। जो 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये क्या करता है, ये टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसीलिए जो है इस कंपाउंड का बहुत ज्यादा रोल है। बीपीजी मतलब 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करता है टिश्यू में। ये इसकी एक एडवांटेज है इस रेगुलर पाथवे का। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी है। सिर्फ 3 ऐसे रिएक्शंस हैं इस पाथवे में जो कि इरिवर्सिबल हैं, बाकी सारे रिवर्सिबल हैं। उनमें सबसे पहले है ग्लूकोज का सबसे पहला स्टेप, ग्लूकोज प्लस एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो मैंने पीछे भी आपको एंजाइम्स बताया है, ये वो भी तीनों रिएक्शंस हैं, ठीक है। और ये जो इनके एंजाइम है ये इनको दोबारा कन्वर्ट बैक नहीं कर सकते, और अदर एंजाइम रिक्वायर हैं जो कि इनको दोबारा वापस भेजते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अच्छा, जो हमारे पास पायरुविक एसिड बनता है वो एलानीन में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम एलानीन अमाइनो ट्रांसफरेज, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ अमाइनो एस्पार्टिक एसिड के थ्रू, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना, तो ये दोनों पाथवे को लिंक कर रहा है। नेक्स्ट इज एंट्रस इन सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा एसिटल कोए में, और एसिटल कोए जाएगा टीसीए साइकिल में। इसे हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड बनाएगा और कैरी फॉरवर्ड करेगा एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस क्या होता है कि जब डायबिटिक ड्रग्स लेते हैं डायबिटिक इंडिविजुअल तो वो ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है फिर लैक्टिक एसिड की, जो कि ब्लड में लैक्टिक एसिड की अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। ब्लड की पीएच डिक्रीज कर देती है और फिर जो है वो साइड इफेक्ट कोज करती है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन मैंने आपको बताया कि एनाबॉलिक हार्मोन है और ग्लूकागोन एज अ कैटाबॉलिक हार्मोन वर्क करता है। इंसुलिन जो है वो एंजाइम को एक्टिवेट करती है, ग्लूकागोन जो है वो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम को डिक्रीज करती है। इंसुलिन एक्टिवेट 3 रेगुलेटरी एंजाइम ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड पायरुवेट काइनेज, जो कि क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस के रेट को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता है। Consumption of diet rich in carbohydrate exert the same effect as insulin, ठीक है। अगर आपने इंसुलिन ब्लड में ज्यादा है, अगर आप ज्यादा कार्ब कंज्यूम करोगे ज्यादा इंसुलिन रिलीज होगी, तो दोनों सेम ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तीनों एंजाइम को इंक्रीज करते हैं। On the other hand, glucagon starvation and insulin deficiency decrease the activity of these enzymes and less glucose is utilized. In addition, the activity of some enzyme which reverse glycolysis, pyruvate carboxykinase, fructose 6-phosphatase, and glucose 6-phosphatase is increased, leading to more glucose formation. The increase or decrease of these enzyme activities takes place through varying the rate of gene transcription, ठीक है। तो ये जेनेटिक लेवल पे सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर एंजाइम प्रेजेंट होंगे तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर जेनेटिकली ही एंजाइम एब्सेंट होंगे
तो फिर वो क्या करेंगे, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस कोज करेंगे जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, और हमारे पास जितने भी मेटाबॉलिज्म हैं वो डिस्टर्ब होंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी की बताई है, वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है।